गुड इवनिंग पंकज जायसवाल जी। गुड आ, इवनिंग हरी जी। आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पंकज जायसवाल जी आए हैं और हम लोग इनसे बात करेंगे, खासकर जो हमारा कमिंग ये जनरल इलेक्शन है उसके बारे में। और क्या बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स हैं इस इलेक्शन में और क्या क्या चैलेंजेज उन लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पंकज जी के साथ में। तो पहले मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ पंकज जी का। पंकज जी का पूरा नाम पंकज जगन्नाथ जायसवाल है और वो पुणे से रहने वाले हैं। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वो साथ में काउंसलिंग करते हैं और राइटर हैं, स्पीकर हैं। उन्होंने अब तक 3 बुक लिखे हैं और लगभग 453 आर्टिकल्स उन्होंने पब्लिश किए हैं, जो बहुत सारे न्यूज पेपर में, मैगजीन्स में और वेब पोर्टल पे आए हैं। तो नमस्ते पंकज जी, आपका स्वागत नमस्ते है। नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट इलेक्शन है 2024 जनरल इलेक्शन, उसके विषय पे। और हम लोग समझना चाहेंगे आपसे कि आपके अनुसार इलेक्शन के आउटकम क्या हो सकते हैं। जी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी जो रिसेंट में हमारे जो कुछ स्टेट इलेक्शंस हुए, जैसे कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे लोगों ने बीजेपी को फेवर नहीं किया और बीजेपी को वहाँ मुंह की खानी पड़ी। और इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, या तो कि दूसरी पार्टियों ने कुछ जो मुफ्त की चीजें बांटी, लोगों का कुछ जो रेडिकल्स हैं और जो कम्युनिस्ट हैं, वो लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कारण हैं। और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका जो वोट शेयर था, तो वो लोगों ने बीजेपी को अवॉइड करना ज़्यादा सही समझा। और बहुत सारी जो ऐसी पार्टियां हैं, उन लोगों ने देखा कि भाई शिवसेना के साथ में क्या हुआ, तो इस तरह वो लोग भी काफ़ी एप्रीहेंसिव थे ऐसा बीजेपी के बारे में। और अभी हम देखते हैं कि जो बीजेपी के कुछ जो ट्रेडिशनल एलिज थे शुरू से, जैसे शिवसेना थी, जेडीयू थी, अकाली दल थी, तो ये सारे जो पार्टीज हैं, वो अभी एनडीए में है नहीं, वहां से बाहर है। तो ऐसी हालत में कि आपको क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ एक जो ब्रांड मोदी है, उसके ऊपर बीजेपी ये अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएगी? तो आपके आपके क्या सवाल के विचार हैं, हिसाब जरा से। बताएं। हाँ 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 हाँ। आपने जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का अभी उदाहरण दिया, जी। उस पर से तो एक नकारात्मक दृष्टि निकल के आती है कि बीजेपी के प्रोस्पेक्टस 2024 के इलेक्शन में क्या होंगे। जी। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि लोकसभा का इलेक्शन और राज्य सरकारों का जो इलेक्शन होता है, दोनों भिन्न चीज है। और देश की सुरक्षा के लिए, देश को मजबूती प्रदान करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए ये लोगों को समझ में आ चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के सिवाय आज हमारे पास दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। यानी लोग जानते हैं कि 10 साल, अभी 10वां साल चल रहा है, 10वां साल में सेवा सुशासन किसे कहते हैं। और 3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है: इंक्लूसिवनेस, सर्वसभा वेशकता, फिर डेवलपमेंट, विकासवाद, और तीसरा सस्टेनेबल, यानी पर्यावरण पूरक, पर्यावरण को समझकर विकास करना। इन 3 चीजों पर जिस तरह से मोदी सरकार ने फोकस किया हुआ है, इसलिए लोगों का ध्यान पूरी तरह से इस पर है कि मोदी सरकार विकासवाद पर चल रही है। जो एक नैरेटिव पहले सेट होता था कि जातिवाद पर लेकर जाए और फिर झगड़े लगाए जाए और फिर गलत तरीके से पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया जाए, और उस तरह की जो बातें होती थी 2014 इलेक्शन के पहले, वो मोदी जी ने जो मानसिकता है लोगों की, वो मानसिकता बदल दी। विकासवाद, ऐसे ये प्रधानमंत्री है जिनको गांव का बच्चा भी जानता है। ये पहले होता नहीं था कभी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर तबके के लिए काम किया है। पिछले 9 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे उनका, तो ऐसा भी कोई भी एक तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। आप ये सोचने वाली बात है, आप पद्मा अवार्ड्स की बात का पूरा एक
एनालिसिस करेंगे पद्मश्री अवार्ड जितने भी दिए जाते हैं, जी। 2014 के बाद ये हमने देखा है कि 6 लाख गांव, हमारा देश तो पूरा गांव पे निर्भर है, 6 लाख से ऊपर गांव है, रूरल इकोनॉमी है हमारी, और गांव में हमारी संस्कृति दिखाई देती है हमें, और उसी के ऊपर हमारा देश इतने सालों से चलते आ रहा है। लेकिन जो गांव में जो ऐसी सज्जन शक्ति थी जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ किया है, उनको कभी भी कुछ अच्छा ये नहीं मिला, उनको कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको कभी भी पहचान नहीं मिली। जी। मोदी जी के आने के बाद जो ऐसे गांव गांव में रहने वाले लोग हैं, इनको पहचान मिली, इनको पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजा गया। जो हम्म। पद्मश्री अवार्ड सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलते थे, जिनकी बहुत बड़ी पहुंच होती थी और कुछ स्पेशल तबके से आते थे। हम्म। लेकिन आज ये चीज बदल गई है। तो ये जो मैं एक छोटी चीज बता रहा हूँ आपको, ऐसी अनगिनत चीजें पिछले 9 साल में देखी है, और जिसके कारण एक जो विश्वास बैठा है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो समाज के हर वक्त का सोचता है, देश को मजबूती देता है, जो हमारे आजू बाजू में जो हमारे शत्रु है, पाकिस्तान, चाइना जैसे लोगों से, देशों से हमें बचा रहा है। अमेरिका और रशिया आज हमें अपने दोस्त के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में हमें देखने लग गए। ये लोगों को अंदर से एक भाव प्रकट हुआ है उनका कि नहीं, कुछ तो भी अलग हो रहा है इस देश में, और इस देश में जो कुछ अलग हो रहा है ये पिछले 9 साल में देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक प्रधानमंत्री में दिखनी चाहिए, वो है आज 75 साल के करीबन उनकी उम्र होने जा रही है, और इतनी ऊर्जा एक 15 16 20 साल के बच्चे में भी इतनी ऊर्जा नहीं होती, उतनी ऊर्जा उस प्रधानमंत्री में है, जो हर क्षण देश के लिए दे रहा है, हर वक्त देश के लिए दे रहा है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, और हर दम देश के लिए काम कर रहा है। ना अपने परिवार है ना कुछ है, बस ऐसे व्यक्ति के पीछे पूरा पूरा देश खड़ा हुआ है। और आज समाज के हर तबके को पता है कि जब राज्य के इलेक्शन होते हैं, या नगर परिषद के होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, या गांव में ग्राम पंचायत के होते हैं, ये इलेक्शंस और देश के लिए होने वाले लोकसभा के इलेक्शन, इसमें बहुत फर्क है। तो लोगों को ये पता है, इसलिए आप जितने भी आप सर्वे देखते हो, इसलिए आज भी उन सर्वे जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनमें बीजेपी को या मोदी जी को, का ये मोदी जी पर इतना आत्मविश्वास है लोगों का कि पूरे के पूरा जितना भी मेजोरिटी के लिए नंबर चाहिए उसको क्रॉस करके आगे मिल। और दूसरी बात विदेश नीति की, विदेश नीति इतनी अच्छी तरीके से मोदी जी ने संभाली है। तो लोग मजाक उड़ाते थे मोदी जी का कि ये विदेश नीति क्या कर पाएंगे, ये तो एक प्रचारक थे, इन्होंने तो क्या जीवन जिया है, क्या कर पाएंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी हुई है। आज पूरी दुनिया उनका हर चीज में गाइडेंस चाहती है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि देश के प्रति नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से जब काम करता है कोई व्यक्ति, तो देश प्रथम की भावना से जब काम करता है तो उसको समाज और देश के लिए जो भी करना है, दुनिया के लिए जो भी करना है, वो सारा वसुधैव कुटुंबकम इस प्रिंसिपल पे चलते हुए सबके भलाई के लिए काम करना वो जानता है, और उसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो फ्रीबीज है या जाति पाति का जो समीकरण है, ये बात तो है कि फ्रीबीज का इफेक्ट तो होने वाला है, होता है इलेक्शन पे। ये जो, लेकिन लोगों को एक समझना होगा, ये जो भी फ्रीबीज होते हैं जो दिल्ली में दिए जा रहे हैं या अभी कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने वेनेजुएला का, इस कंट्री का स्टडी करना चाहिए, जिन लोगों को भी लगता है ग्रेस। आज ये 200 400 रुपए महीने का बचा लेते हैं, लेकिन ये 200 400 रुपए आज बचते हैं, लेकिन ये 5 10 साल के बाद कई गुना वही सरकार उनसे लुटती है और पूरा बर्बाद कर देती है। व्यक्ति को नहीं बर्बाद करती, समाज को बर्बाद करती है, पूरे देश को बर्बाद करती है वेनेजुएला से। हम देख रहे हैं, आप जिंदगी में जितना भी पैसा कमाते हो, जब इकोनॉमी डाउन हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो आपको एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए भी आपको आपका पूरा पैसा, जिंदगी भर का पैसा कमाया हुआ, उस छोटी चीज के लिए देना पड़ता है। तो आप सोचिए कितना बुरा हाल होता है। इसलिए ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी 2019 के इलेक्शन के वक्त भी जो बजट बजट आया था फरवरी के महीने, तब लग रहा था कि मोदी जी ऐसे कोई तो फ्रीबीज देंगे या लोक लुभावन कुछ स्कीम्स लाएंगे ताकि 2019 के इलेक्शन जीत जाए। लेकिन मानना पड़ेगा, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले, उन्होंने इलेक्शन की परवाह न करते हुए जो देश के लिए सही बजट है वही सही बजट लाया था, और फिर भी लोगों ने विश्वास उन पर जताया था, और वो 2019 का इलेक्शन जीत गए। भले ही कांग्रेस ने तब बताया था कि हम 72,000 पर ईयर देंगे वगैरह वगैरह, लोग ऐसी बातों में नहीं आए। ये लोगों का दृढ़ विश्वास दिखाता है मोदी जी, उनके 9 साल के कार्यों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी होगी पिछले 9 साल की, कि देखिए 2 बार मोदी जी अभी पंतप्रधान बने हैं, तो एंटी कंबंसी मोदी जी के खिलाफ होनी चाहिए, उनकी मंत्रिमंडल के खिलाफ होनी चाहिए, और डर मोदी जी को लगना कि मैं कैसे चुन के आऊंगा 2024। लेकिन डर किसको? विपक्ष। विपक्ष तो डर है, और वो एक साथ आ रहे हैं। अभी विपक्ष एक साथ आ रहा है, इसका मतलब उन्हें पता है कि इतना अच्छा काम हुआ है पिछले 9 साल में कि हमें इनको हराना मुश्किल है, अकेले हराना मुश्किल है।
इसलिए भले हमारे विचारधारा न मिलती हो, ना हमारे कोई विचार मिलते हो, फिर भी हमें एक साथ आना है ताकि हम मोदी जी को हरा पाए। ना ही उसका कोई विजन है, कोई मिशन है, सिर्फ साथ में आकर हराना चाहते हैं। और लोग ये बात समझते हैं कि 2019 में भी एक साथ आए थे, इनका ना कोई विचार है, ना कोई मंथन है, ना कोई विचारधारा है। बस मोदी जी को हराने के लिए आना है, लेकिन देश के लिए आगे कुछ क्या करना है कुछ भी उन्हें पता नहीं। तो ये जो फेयर फैक्टर है विपक्ष का, ये और मजबूती दे रहा है लोगों के मन में कि नहीं, हमें मोदी जी को चुनते हैं। इसलिए भले ही राज्यों में कुछ भी हो, एक तो मैं आपको कहता हूँ, जो भी सेवा सुशासन का कार्य हुआ है, तो संविधान से चलने वाली ये सरकार है, ये सरकार को गिराना 2024 में कोई किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए मुश्किल काम। कि आपने अच्छा बताया। आ, यहाँ पे एक स्वाभाविक ये सवाल उठता है कि जो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो किस तरह स्टेट इलेक्शन और जो जनरल इलेक्शन है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है अगर हम पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो। जब देश की बात आती है तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, ये आज उनकी समझ बन गई है कि जब हम देश की बात करेंगे तो एक तो देश की सुरक्षा, देश की मजबूती, देश का विदेश में नाम, विदेश से आने वाला एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश में भारत की एक अलग पहचान बनाकर विश्व गुरु तक ले जाने के लिए ऐसी सरकार चाहिए और ऐसी कोई प्रधानमंत्री हमें चाहिए। और दूसरी बात, जो कानून बनाने होते हैं, वो कानून लोकसभा में बनते हैं, राज्यसभा में बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। तो वो कानून भी ऐसे चाहिए जो हमारे देश को मजबूत बनाए, हमारे संस्कृति को मजबूत बनाए, देश के हर एक तबके का विचार करे। और वहां यदि भ्रष्टाचार कम होता है और वहां यदि ऐसे कायदे कानून ऐसी स्कीम्स लाई जाती है तो पूरे देश को उसका फायदा होता है। तो वहां की केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार चुनते वक्त ये सारे फैक्टर लोगों ने देखना चाहिए, ना कि हमारे गांव के लिए क्या हो रहा है या मेरे जाति जाति के लिए क्या हो रहा है, वो फैक्टर में आना चाहिए। जब राज्य का इलेक्शन होता है तो राज्य के इलेक्शन के वक्त भी लोगों ने सोचना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा की सीटें, ये राज्यसभा के जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं उन पे डिपेंड होती है। तो राज्य सरकार चुनते वक्त भी ये ख्याल होना चाहिए कि हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ जुड़ के काम करे और राज्यसभा में भी मजबूती मिले, ताकि ऐसे ऐसे कानून है, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, उसको पास करवाना है, और ऐसे बहुत सारे देश हित में कानून लाने हैं, उसके लिए काम में आएगा। अभी जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार चुनते वक्त क्या करते लोग, राज्य सरकार चुनते वक्त एक मानसिकता होती है कि हमारे राज्य में कौन सी जाति बड़ी है, कौन सी जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा, मुख्यमंत्री या अलग अलग मिनिस्ट्री। वो देखते हुए लोग सोचते हैं कि मेरी जाति को यदि मिल रहा है तो मैं मेरे उस जाति के हिसाब से उस पार्टी के जो भी मेंबर होंगे उसको मैं वोट करूँ। और ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को पिछले 1000 साल से करवा रहा है जाति जाति पे ये करना। और दूसरी बात, ये जाति का तो एक विश्लेषण होता ही है, दूसरा होता है लोकल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोकल कुछ परेशानियां होती है जो भी इन्फ्लुएंस करती है राज्य सरकार को चुनते वक्त। और तीसरी बात होती है कि लोग जैसे मैंने कहा कि एक भ्रष्टाचार भी एक मैटर करता है कि चलो पैसे पार्टी ने दिए मुझे तो मैं इसको वोट कर दूं। ये तीन चार चीजें ऐसी है, तब ये फैक्टर बनाते हैं कि राज्य सरकार में कौन आना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार में कौन आना चाहिए ये सोचते वक्त भी अभी लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा। ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, कि गुलामगिरी की मानसिकता जो बन चुकी है कि हमें कुछ भी आराम से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, या हमारा जाति का होगा उसको हम वोट करेंगे, या हमें इससे कोई फायदा होगा तभी हम करेंगे। या जैसे अभी आपने देखा होगा पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार गिरा दी। अभी नुकसान किसका हो रहा है, लोगों का ही हो रहा है। तो लोगों को ये मानसिकता बदलनी होगी कि ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेंगे, और राज्य सरकार, देखिए भारत देश की जब हम बात करते तो जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक भारत माँ के ऑर्गन से अंग है। एक भी अंग का विकास नहीं होता है तो पूरे देश को फर्क पड़ता है। इसलिए अभी कर्नाटक में जो सरकार बदली है, अभी पता नहीं 5 साल में कैसे काम करती है। अभी तो दिख रहा है जिस तरह से काम कर रही है, उससे तो समाज के लिए कितना हानिकारक है ऐसे ही लग रहा है अभी। तो जब ऐसी बातें होती है तो फिर होता क्या है कि उस राज्य का पिछड़ापन देश को भी अफेक्ट करता है, राज्यसभा को भी अफेक्ट करता है, इसलिए कानून पास करने में भी तकलीफ होती है। तो इसलिए जब देश की सरकार चुने और राज्य की सरकार चुने तो लोगों ने जाति पाति को भूलकर हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या उत्तमोत्तम है
उसी पे चर्चा करते, उसी के बारे में सोच रखते हुए प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। और ये जो जाति पाति का विश्लेषण है, या अब मेरा नजदीक का है या मेरा फायदेमंद है, मुझे कुछ मेरा स्वार्थ है वो पूरा करेगा, ये जो मानसिकता बन गई, गुलामगिरी की मानसिकता बन गई, कॉलोनियल माइंडसेट जो ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है, इससे हट के सिर्फ देश का ही सोचना हो। देश टिकेगा तो हम टिकेंगे, संस्कृति टिकेगी तो हम टिकेंगे। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो गई वो देश खत्म हो जाता है। तो संस्कृति और देश को बचाने के लिए हमारा प्रथम ध्यान देश पे होना चाहिए, ना कि हमारे जाति पे, ना कि हमारे परिवार पे, ना कि हमारे जिस पार्टी को फॉलो करते हैं उस पार्टी पे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ये राज्य में बहुत प्रबल होता है, घरानेशाही कहते हैं जिसको हम। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण ही हमारा समाज, हमारा देश कमजोर होने का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। ये घरानेशाही करते क्या है, बस मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। ऐसी पार्टियों को भी पहचानना होगा, ऐसी पार्टियों से दरकिनार करना होगा, ऐसे पार्टियों को हराना पड़ेगा, ताकि ऐसी पार्टियां जो तबका है, समाज का तबका है, जो समाज और देश के लिए काम करना चाहता है, उनको साथ ले, उनका प्रतिनिधित्व आगे बढ़ाए, उनको अच्छी अच्छी पोजीशन दे पार्टी में, ना कि अपने परिवार को ही चलाए। और जब परिवार की एक चिंता वाली मानसिकता होती है, सिर्फ परिवार का ही स्वार्थ होता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, देश का विकास, समाज का विकास, राज्य का विकास कभी नहीं हो पाता। इसलिए ये जो मानसिकता है, ये जो पैरामीटर्स है राज्य के तौर पर, ये राज्य के तौर पे जो पैरामीटर्स है, इसको भूलकर हमें देश का सोचना होगा, भले ही राज्य का इलेक्शन। पंकज जी, यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने जो ये 9 साल तक शासन देखा है बीजेपी का, तो उनको ये लग गया है कि भाई अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो उनका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल खतरे में है ना। तो उनके लिए रास्ता हाँ ही जी। पूरा बंद होता है पॉलिटिक्स का, क्योंकि वो लोग इस हालत में आ चुके हैं। इवन की जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, जो आज़ादी आज़ादी से लेके अभी तक हैं, और जो जिनके उनकी जड़ें जो है वो देश में काफी गहरी हुई है, काफी गहरी है। अभी भी उनकी रैली होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे पुराने नेता उनसे जुड़े हुए हैं। तो इवन की जो बड़ी पार्टियां हैं उनको लग गया है कि भाई हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो वो जो स्थिति है वो मरने मारने की स्थिति है कि भाई अगर किसी तरह उनको किसी न किसी तरह बीजेपी को रोकना ही है, कि ताकि उनका जो अस्तित्व है वो बचा रहे। तो इसके लिए वो बहुत सारे जो फ्रीबीज की बात जनरली जो पार्टियां करती है, ये भी वो लोग जगह जगह करेंगे। और दूसरा, उन्होंने ये भी देखा है कि हमको एक जॉइंट कैंडिडेट देना है, इलेक्शन में खड़ा करना है। अभी तक तो उन लोगों में कोई सहमति ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक कैंडिडेट तो वो खड़ा करेंगे ही जिसको सारी पार्टियां सपोर्ट करेगी। और इसके साथ में ही इन लोगों ने कहा था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात जो मोदी गवर्नमेंट करती है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये लोग अपना इकोनॉमिक प्लान जो है सो एक पेश करेंगे, है ना। और मेनली ये लोग जो है जो जो राइजिंग प्राइसेज है और अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको ये लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये लोग कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दे पाएंगे बीजेपी को, कि जो यूनाइटेड ऑपोजिशन है वो बीजेपी को किसी तरह वो क्या असर डालेगी उनकी, मतलब कि जो बीजेपी का जो लक्ष्य है ये 2024 को इलेक्शन जीतने का। क्योंकि जो एक बड़ी बात होती है ना, जो एटीट्यूड की बात होती है, और यहाँ पे बीजेपी और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और समझिए कि ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं। उनको लगता है कि हमारी जीत पक्की है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो जानती है कि भाई हमको अगर जिंदा रहना है तो इसे रोकना है। तो आपका अपना जो आकलन है वो क्या है, क्या लगता है कि वो कैसा फाइट वो लोग दे पाएंगे बीजेपी को? हाँ, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि विपक्षी पार्टियों को डर है कि 2024 में इलेक्शन के बाद खत्म ना हो जाए। हम्म। हाँ, ये डर है उनमें, ये बात तो सही है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये डर है। क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है और जिस तरह से लोगों का रुझान बदल रहा है, उस वजह से तो उन्हें लग ही रहा है। लेकिन लोकशाही में मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी हो।
बिल्कुल। लेकिन मजबूत विपक्ष देने के लिए आज जो पार्टी है, ज्यादातर घरानेशाही वाले डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक मजबूत विपक्ष देने के मूड में नहीं है या दे नहीं पा रही, क्योंकि उनमें वो विजन नहीं है, वो मिशन नहीं है देश के लिए, समाज के लिए। तो मजबूत विपक्ष तो चाहिए, समाज के कुछ लोग आना ही चाहिए, ऐसी कोई पार्टी खड़ी होनी चाहिए जो मजबूत विपक्ष का काम करे अगले 20-25 साल, ताकि जो भी सरकार काम करे, केंद्र सरकार बीजेपी की, जो भी प्रधानमंत्री हो, वो अच्छी तरह से काम कर पाए, क्योंकि विपक्ष का काम यही होता है कि सरकार से काम करे। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं, और ये वैसी परिस्थिति नहीं, और इनका डर बढ़ गया है 2024 के बाद, यदि मोदी जी वापस आते हैं तो क्या होगा इनका। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पार्टियां तो इनका खत्म की कगार पर ही आ गई है, तो शायद खत्म ही हो जाए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे समाज में जो गरीब से लेके अमीर तक का जो तबका है, क्या इनके मुद्दों को समझ पा रहा है, क्या इनके मुद्दों को डाइजेस्ट कर पा रहा है, क्या इनके मुद्दों से कुछ समझ पा रहे हैं कि ये लोग आएंगे, इनको यदि हमने चुन के दिया तो ये लोग हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। अभी महंगाई, जैसे आपने कहा, इन्फ्लेशन, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या ये हमारे देश का ही मुद्दा है? यदि सही तरीके से आकलन किया जाए तो ये पूरी दुनिया का मुद्दा है। आज अमेरिका जैसी $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो भी आज इन्फ्लेशन का शिकार हो चुकी है। वहां पर भी हमसे कई ज्यादा महंगाई है। हमारे पड़ोसी देश में तो बहुत ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान में हम तो देख रहे हैं। तो महंगाई मुद्दा है, एक फैक्टर है, लेकिन उसको कर्टेल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो उपाय योजना की जा रही है कि किस माध्यम से उसको कम किया जाए, उन माध्यमों को भी हमें समझना। और बीजेपी सोशल मीडिया और बाकी जो सोशल मीडिया मोदी जी को सपोर्ट करती है, उन्होंने सही तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी कि महंगाई है, हम मानते हैं, नकार तो कोई नहीं सकता है, महंगाई है, लेकिन क्यों हो रही है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की। और जो गरीब तबका है, मार्जिनलाइज्ड है, उनके लिए तो फ्री में अनाज दिया जा रहा है। जो जैसे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ गए, तो दवाइयों की कीमत कम करने के लिए 9,000 से ऊपर मेडिकल स्टोर्स प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत लाए गए, जिसमें 4,000 की जिसको महीने की दवाई लगती थी, वो अभी 1,000 रुपए की लगती। 5 लाख तक का मेडिकल का खर्चा कम हो गया है। एजुकेशन, जैसे मेडिकल एजुकेशन का आप देखिए, 70,000, पहले 67 ईयर्स में सिर्फ 70,000 सीट्स थी, आज 82,000 सीट्स थी, आज 70,000 उसमें ऐड हो गए सिर्फ 9 साल। तो मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी राहत है। टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए, जिसके कारण बेनिफिट मिल रहा है। फिर ऐसे मुद्रा लोन करीबन 39 करोड़ लोगों को दिया गया, जिसमें 27 करोड़ तो माता बहने हैं, मातृशक्ति को दिया गया। तो उसके कारण भी फायदा हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कारण स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को सपोर्ट किया गया। तो ऐसे छोटे मोटे काम कर कर मोदी गवर्नमेंट ने, ये जो तकलीफें लोग भुगत रहे हैं कोरोना के बाद या कोरोना के दौरान, उनको राहत मिले, इसके लिए अलग अलग चीजें की। ये इसके लिए अलग अलग चीजें करते जा रहे हैं। जैसे 3 करोड़ से ऊपर घर दिए, उसमें सब्सिडी दी है, शौचालय फ्री में बनवा दिए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सिलेंडर फ्री में दिए हैं। तो ऐसी चीजें करके ये जो ये करना होता है ना, उसको कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट, वो कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी राहत थी कि जब 2014 के पहले आपको घर लेना था, आप होम लोन लेते थे तो आपको 12-13% इंटरेस्ट देना पड़ता। आज वो करीबन 7 to 8% है। आप देखिए कितना पैसा बच रहा है। फिर धोखाधड़ी होती थी, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति मुंबई, पुणे या दिल्ली में फ्लैट खरीदता था 50 लाख 1 करोड़ का, बिल्डर कुछ फ्रॉड करने का, पैसा पूरा उस व्यक्ति का चला जाने का, पूरी जिंदगी का, या अपने घर गांव से कुछ पैसा लाकर घर खरीदने का, और पूरा बर्बाद हो जाना। रेरा एक्ट लाने के कारण आप देखिए, अभी तक 1 लाख से ऊपर ऐसे मिडिल क्लास लोगों को, जिनका पैसा फंस गया था, उनको बाहर निकालने में गवर्नमेंट ने हेल्प की। तो महंगाई है, लेकिन महंगाई को अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप महंगाई को बैलेंसिंग करने के लिए अलग तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कैसे पल्सेस को इम्पोर्ट करिए, कैसे खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करिए, किसानों को अलग अलग सुविधाएं देके जितना ज्यादा अनाज उत्पादन कर सके, ताकि रेट कम कर सके। और ये बहुत बड़ी मात्रा में कर्टेल किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, यदि पूरे दुनिया का आप स्टडी करोगे ना, या कांग्रेस के टाइम का आप करोगे, 2016 से 2014, और अभी 2014 से 2023 का, तो आपको पता चलेगा कि मोदी गवर्नमेंट ने प्राइस राइस को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए,
ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, या हमारे देश के लोगों का माइंडसेट बन गया, भले हमें प्यून की नौकरी मिले लेकिन हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, 4,000 5,000 की नौकरी मिल जाए या क्लर्क की नौकरी मिल जाए। बस ये जो मानसिकता है ना, यही बदलना जरूरी थी। आप चाइना देखिए, चाइना का ग्रोथ होने का कारण क्या है, चाइना की जीडीपी हमसे इतनी ज्यादा क्यों, इतना इकोनॉमिकली पावरफुल क्यों है? उन्होंने कभी भी जॉब सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया, जॉब क्रिएटर पे ध्यान दिया। जॉब क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इनोवेशन पे फोकस किया, रिसर्च पे फोकस किया। वही मोदी गवर्नमेंट अभी कर रही है, रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस करने के लिए। आप देखिए इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंक कितने ऊपर हो। फिर हमारे स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप आज 90,000 के ऊपर है। यूनिकॉर्न्स 2014 के पहले सिर्फ 4 थे, आज 100 के ऊपर हो गए। इनोवेशन इंडेक्स में भी अभी रैंक हमारा करीबन शायद अभी 41 है, कितने ऊपर आ चुके हैं। 30,000 के ऊपर पैटर्न हमने दिए, 6,000 थे 2014 के पहले, आज 30,000 के ऊपर पैटर्न दिए। तो करना क्या है हमें, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है। मुद्रा लोन जैसे कहा, 39 करोड़ लोगों को उतने नंबर्स में बांटे गए। तो हो क्या रहा है कि आपको जॉब क्रिएटर कैसे क्रिएट करना है, एंटरप्रेन्योर्स कैसे क्रिएट करना है, उस पर फोकस करना है। और गवर्नमेंट वही आज करती है। आप जॉब क्रिएट ज्यादा नहीं कर सकते। और नॉलेज और स्किल बढ़ाने के लिए जो स्किल की एक योजना लाई गई थी, उस पर भी बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है। तो जितना लोगों में स्किल बढ़ रहा है, तो लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम होता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट, आप एक जॉब, आज हम देखेंगे हर साल 2.25 करोड़ से 2 करोड़ पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है। किसी गवर्नमेंट को, हम इवन अमेरिकन गवर्नमेंट को भी पॉसिबल नहीं है, चाइना गवर्नमेंट को भी पॉसिबल नहीं कि इतने जॉब गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते। इसलिए चाइना या अमेरिका फोकस किस पे करता है, जॉब क्रिएटर्स। जितने जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, उतना देश सबल होगा, मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है 2020 में मोदी जी गवर्नमेंट, इसका फोकस है रिसर्च और इनोवेशन। आप यदि उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगले कुछ साल में, 5-10 साल में, 15 साल में, ये चित्र पूरी तरह बदलने वाला है। रिसर्च और इनोवेशन हमारे बच्चे का अविभाज्य, जीवन का एक अविभाज्य अंग है। जब रिसर्च और इनोवेशन होगा, तो चाइना जैसे इंक्रीमेंटल इनोवेशन करता है कि हर हफ्ते, हर महीना कुछ ना कुछ नई चीज लाता है। एक किचन वेयर है, किचन में लेडी को ये चीज में तकलीफ हो रही है, इस पर इसको डिजाइन चेंज करो और लाओ। टॉइज में ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे करो, लाओ। और इसके कारण उनका ग्रोथ बहुत हो गया, पिछले 20-25 साल में हो गया। और वही मोदी गवर्नमेंट आज कर रही है। इसलिए आप डिफेंस का एक्सपोर्ट देखो, या फिर हमारे टॉयज का, जो हम इम्पोर्ट पे ज्यादातर फोकस कर रहे थे, आज एक्सपोर्ट भी करने लग गए। ऐसे स्पेस सेक्टर में भी हम आज देखिए, आज 2014 तक सिर्फ 58 सैटेलाइट छोड़े थे हमने, आज उससे डबल अभी पिछले 9 साल में हमने छोड़े। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन पे गवर्नमेंट फोकस करे, उसके लिए पैसा दे रही है, उसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है। और बच्चों में कैसे बदलाव लाया जाए, उनके डिग्री के फाइनल ईयर में उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही होगा। पूरा साल उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा। पूरा सिलेबस बदला जा रहा है, करिकुलम बदला जा रहा है, ताकि बच्चे नया स्किल गेन करें, नॉलेज इस तरह गेन करें कि एंशियंट प्लस मॉडर्न दोनों चीज हो। क्योंकि हमारे संस्कृति भी टिकनी चाहिए और हमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी सीखनी चाहिए। तो इस तरह से काम हो रहा है। तो ये सारा काम होते होते कुछ साल लगेंगे। हमें पेशेंस रखना होगा। हमें बदलाव दिख रहा है, लेकिन बड़े बदलाव के लिए हमें थोड़े से और कुछ साल के लिए पेशेंस रखना। और ये लोग समझते हैं। और विपक्षी दल इसीलिए डर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स लाई है, तो नई शिक्षा नीति लाई है, या जो जो भी अलग अलग स्कीम्स लाई है, गरीबों से लेके मिडिल क्लास के लिए, हर एक तबके के लिए, SC ST OBC से लेके हर एक तबके के लिए। आप सोचिए, EWS स्कीम, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ओपन कैटेगरी में क्या गरीब लोग नहीं है, मार्जिनाइज लोग नहीं है, उनको कहां पर भी रिजर्वेशन। उनका सोचकर उनके लिए 10% रिजर्वेशन लाना कितनी बड़ी बात होगी। आज जमीन पे आप ओपन कैटेगरी के बच्चों से बात कीजिए, उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, जिन्होंने हायर एजुकेशन में इसका बेनिफिट लिया है, उनको पहले मिलता नहीं था, आज बहुत कुछ। तो हर तबके का सोचकर काम कर रहे हैं। और उनका जो एक चरित्र है, जो बदल रहा है, इसलिए तो कहा ना 2047 तक, 2047 तक जब हम 100 साल कंप्लीट करेंगे, हम विश्व गुरु भी बनेंगे। और हमारी अर्थव्यवस्था $25 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन के बीच में हो। हम अमेरिका और चाइना को भी सरपास कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि ये जो भी रिफॉर्म्स और एक गवर्नेंस जो भी चल रहा है आज, ये इतना बेस्ट रिफॉर्म और गवर्नेंस कभी भी नहीं। इसलिए विपक्ष पे ये हताशा होगी। और विपक्ष को ये डर है, ये डर के मारे जो नैरेटिव सेट किए जाएंगे अगले 9-10 महीने में, ये बहुत खतरनाक होंगे। क्या क्या लांछन लगाए जाएंगे, क्या क्या किस तरह का झूठ बोला जाएगा, किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो इस देश से प्रेम करते हैं, देश का भला चाहते हैं, उनका काम होगा कि सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए सही नैरेटिव, सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये जो गलत व्यूमर सेट होगा उसको रोका जाए।